BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm, the international online radio से मैं हूँ आरजे फरजीन and I welcome you all to another episode of the Radio Rhythm podcast, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं कई सारी inspiring personalities और उनसे जुड़ी हुई कई सारी interesting कहानियाँ भी. So, before we begin, I hope that all of you are as fit as a fiddle, and with this, let's dive into our today's podcast. So today we have a very special guest amongst us, and I must say I'm really honored to have her beside me. She's not just somebody who is a resilient, a brilliant police officer, but also a powerhouse of talent and grit. या आसान भाषा में बोलूँ तो एक ऐसी शख्सियत जो bravery और talent का बड़ा ही ज़बरदस्त combination है. Without any further ado, let me introduce to you all to the AIG at the Economic Offences Wing, Madhya Pradesh, Ms. Pallavi Trivedi. Welcome to the BSS Rhythm, ma'am. We're delighted to have you. Thank you, Farzeen. Thank you for having me here today. How are you feeling, ma'am, being here in our rhythm studio? Yeah, I am also very happy to be a part of this legacy of BSS College, and really, I am looking forward to have some very good and beneficial chat. So am I, ma'am. So, ma'am, as we already mentioned earlier, that you are responsible for taking care of the Economic Offences Wing, right? So, ma'am, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि I think that the economic offences is a bit of technical word and सारे listeners शायद इससे इतना बेहतर तरीके से familiar नहीं होंगे. तो मैं आपसे request करूँगी economic offences के अंदर जो भी crimes आते हैं और जिस लेवल पर ये क्राइम्स हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे लिसनर्स को बताएं. ओके, सो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, ये जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल किस्म के फ्रॉड होते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में ये सारे क्राइम्स होते हैं, जिसमें हर प्रकार के जो बड़े स्कैम्स होते हैं जो बड़े लेवल पे होते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसमें जो फ्रॉड्स होते हैं और उसमें जो करप्शन होता है, सो वो इसमें इन्वॉल्व होता है. इसके अलावा जैसे जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो जो फ्रॉड करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग इसमें शामिल होता है. और इसके अलावा जो धोखाधड़ी, जिसको पहले वाली भाषा में अगर आपको याद हो तो 420 कहते थे, अब तो सारा चेंज हो गया है, IPC बदल गई है, BNS आ गया है. सो धोखाधड़ी के, जो कि फाइनेंशियल धोखाधड़ी है, उसके सारे मैटर्स इसमें आते हैं. इसके अलावा जो डिसप्रपोर्शनेट जो एसेट्स हैं और जिसको बोलते हैं आय से अधिक संपत्ति या वैध संपत्ति अगर किसी ने कमाई है तो वो इसके दायरे में आता है. और इसके अलावा जितने भी रिश्वत से संबंधित प्रकरण हैं, जिसमें यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की मदद के लिए अगर रिश्वत मांगता है तो उसके सारे प्रकरण इसमें आते हैं, जिसमें हम पूरा बाकायदा ट्रैप किया जाता है. और इसी तरह से जो आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण हैं उसमें पूरा छानबीन करके उसके बाद फिर रेड भी की जाती है. So ma'am, basically it's related to all the financial crimes that's going right on. Okay. So ma'am, जिस तरह आपने mention किया कि ऐसे cyber frauds भी काफ़ी होते हैं, तो it actually reminded me of that one incident that recently happened with my father. Okay. ये मेरे graduation से पहले क्या बात है. My father randomly got a call very early in the morning. It was a video call. उन्हें एक कोई आदमी था, वो पुलिस के यूनिफॉर्म में था, उन्होंने उनको वीडियो कॉल किया and he claimed कि फरजीन रहमान आपकी कौन है. He was like कि मेरी बेटी है, आप बताइए. Obviously he freaked out क्योंकि सुबह सुबह की बात है. बिल्कुल. और they thought that I'm in college. Okay. और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो घर पर ही है, बट ही सेड कि नहीं, आपकी बेटी यहाँ ये करती हुई पकड़ी गई है and you'll have to pay a so and so amount in order to free her. तो they freaked out and my mother immediately called me to check up on me. Luckily मैं उस वक्त घर पर ही थी and they thought कि मैं कॉलेज में हूँ. So she checked up on me और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी बेटी तो घर पर ही है. ठीक बात है. ऐसे में पैनिक हो जाते हैं ना लोग. और आजकल जैसा आपने बताया, जैसा आपके फादर के साथ हुआ, ऐसे आजकल बहुत सारा हो रहा है. और एक डिजिटल अरेस्ट भी एक टर्म उसके लिए यूज करते हैं कि जिसमें आपको कोई वीडियो कॉल पे सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में आपको दिखेगा और इस तरह का एग्जैक्टली और इस तरह का, या तो वो बोलेगा हम CBI से बोल रहे हैं या पुलिस से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ या आपकी बेटी के खिलाफ ऐसा प्रकरण है, तो आप घर में ही आपको अरेस्ट कर देते हैं. और जो सामने वाला जो विक्टिम होता है वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि फैमिली का मैटर है, तो वो पूरे
टाइम उस चीज को मानता है और 24-24 घंटे तक यदि वो वॉशरूम भी जा रहा है तो उसको बोला जाता है कि आप वीडियो कॉल पे रहेंगे। और जबकि इसी तरह के कई जो आपने बताया कि पुलिस का वेश बना के या पुलिस अपने आप को बता करके कई ईमेल भी किए जाते हैं लोगों को, मैसेजेस भी आते हैं हाँ WhatsApp बिल्कुल। पे कई। और उसमें बहुत सारी तरीके के हो सकते हैं कि आपका सामान जो है वो एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है जो कि बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए है, तो आप इतना कस्टम ड्यूटी दीजिए और अदरवाइज हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो क्राइम है बुली करना, साइबर जो दूसरा है, आपने देखा होगा लड़कियों को बहुत उनके किसी भी तरह की फोटोज मॉफ कर देते हैं, अकाउंट्स हैक कर लेते हैं, या आपकी और हमारी किसी की भी एक फोटो है उस पर कोई और बॉडी लगा के उसको मॉफ करके और उसको अश्लील तरीके से दिखाने के लिए और उससे फिर रैंसम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं उससे। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। दूसरा आजकल ये सेक्सटॉर्शन कहलाता है। और दूसरा आजकल एक ये भी हो रहा है कि वीडियो कॉल आप करेंगे, कोई आपके पास मान लीजिए कोई वीडियो कॉल आया और आप ध्यान नहीं देते, वीडियो कॉल आपने उठा लिया और वहां पे आपको कोई नेकेड पर्सन दिखेगा और जैसे ही वो आपको दिखेगा तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा जिसमें आप हैं एक तरफ और एक तरफ वो खुद है। तो अब लोगों को नहीं पता ना कि ये आपके पास कॉल आया था और आपने अनजाने में उठा लिया और सिर्फ वो एक सेकंड का रहेगा, उसको उसको अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा। और कोई भी एक हमारे समाज में आजकल इस चीज को लेकर तो काफी है ना कि अगर कोई एक संभ्रांत व्यक्ति है वो इस तरह की फोटोज अगर 10 जगह जाएंगी, वायरल होंगी, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से भी एक्सटॉर्शन करते हैं। तो आज के वक्त में साइबर फ्रॉड सबसे ऊपर की जगह ले रखा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्यक्ति का चेहरा आपको नहीं मालूम है, व्यक्ति का नाम नहीं मालूम है, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि कौन कर रहा है और देश के या दुनिया के किस हिस्से में बैठकर आपके साथ ये फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए वो मुश्किल भी होता है क्रैक करने में। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइबर फ्रॉड में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप जितनी अवेयरनेस होगी और जितना आप उससे बच सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मैम पहली स्टेप तो यही होना चाहिए कि अननोन नंबर्स के वीडियो कॉल्स तो बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना चाहिए। वीडियो कॉल्स भी नहीं, और मैसेजेस भी जो आपके पास आते हैं, कई बार मेरे पास ही अभी एक कॉल आया था कि, और वो आपसे इतने फेमिलियर बन के बात करेगा कि मुझसे जो कॉल किया तो बोले कि अरे बिल्कुल, अरे पल्लवी और क्या चल रहा है। हाँ, तो मैंने कहा आई एम गुड, ठीक हूँ। तो फिर बोले कि अरे वो फूफा जी बोल रहे हैं। अब मैंने कहा कौन फूफा जी, और इतने होते हैं ना फूफा जी मतलब रिश्ते में मिला के। तो बोले अरे मैं ना तुमको है ना 100 रुपये डाल रहा हूँ, देखना आए कि नहीं आए। तब मैं बस जैसे ही रुपए की बात आई ना तो मैं समझ गई, तो मैंने तुरंत कॉल काटा और फिर उसको ब्लॉक कर दिया। तो आपके पास इस तरह की कोई भी कॉल आए जो आपको सस्पिशियस लगे या अदरवाइज जिनको आप जानते हैं कि आपके परिचय में या आपकी उसमें कॉन्टेक्ट्स में ये सेव नहीं है, तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। मैम यूजुअली ऐसा होता है ना, जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो ब्रेन थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है। स्पेशली वो तो लकीली मैं घर पे थी उस वक्त, इन केस अगर मैं कॉलेज में होती या कहीं और होती तो माय पेरेंट्स वर बैडली फ्रीक्ड आउट। और ऐसे सिचुएशन में समझ नहीं आता उन्हें किस तरह स्मार्टली हैंडल करे जाए। नहीं, उनको बस है ना बार बार ये बताने की जरूरत है कि अननोन कॉल अगर इस तरह के कोई भी आता है आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, क्योंकि 99.99% ये फेक है। हाँ, मतलब आप 100% भी बोल सकते हो। ऐसे कोई पुलिस वाला ऐसे कॉल करेगा ही नहीं। ये उसकी जो प्रोसीजर है ना पुलिस की, वो है ही नहीं कि वीडियो कॉल करे या कॉल करें। उनकी नोटिस जाते हैं, सम्मन जाते हैं या आपको बाकायदा बुलाते हैं। ये इस तरह से वीडियो कॉल पे, मेल पे पुलिस कभी वर्क नहीं करती है ना। तो जितना हम अपनी फैमिली में भी अवेयर कर सकते हैं लोगों को, हाँ उतना करना चाहिए। मैम जैसे आपने मेंशन किया कि साइबर फ्रॉड्स भी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम स्पेशली। और ये सिर्फ ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इंस्टाग्राम जैसे आपने मेंशन किया अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, ये लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स तक भी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कई आजकल का यूथ एक चीज में इंडल्ज हो गया, दैट इज हाउ कैन आई अर्न क्विक एंड इजी मनी, हाउ कैन आई गेट रिच क्विकली। तो ऐसे बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं जो ऑब्वियसली रिक्रूटर्स होते नहीं है बट क्लेम करते हैं रिक्रूट करने को। वो क्लेम करते हैं कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे इतने महीने में, इतने दिन में, आप अगर ये काम करोगे। तो वो उसमें डिसीव हो जाते हैं यूथ। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि उन यूथ के लिए आप ऐसा क्या एडवाइस देना चाहेंगे, वो किस तरह कॉशियस रह सकते हैं? पहली चीज़ है कि ये जो आप इजी मनी के चक्कर में जो भी पड़ेगा, इसका मतलब है कि उसके अंदर खुद ग्रीड है कि जितना वो मेहनत नहीं करना चाहता, कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है ना। उसी और इसी प्रिंसिपल को वो लोग भुनाते हैं कि यूथ जो है ना, लालच बुरी बलाए है।
तो आपको ये समझना चाहिए यूथ को भी कि अगर मान लीजिए कोई आपसे काम 1 घंटे का करा रहा है, उसके लिए हज़ारों रुपए ऑफर कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसका क्या फ़ायदा है वो। तो इसलिए आप हमेशा अपनी मेहनत पे और आपका जिसमें टैलेंट है और सही एजेंसी किसके साथ आप काम करने जा रहे हैं, तो वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपको रिक्रूट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं जिसके साथ काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो खुद उसकी रेपुटेशन कैसी है, वो फर्म कैसी है, वो कंपनी कैसी है, वो है भी या नहीं, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती हमारी है, जिम्मेदारी है कि हम वो research हमारी करें। जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है ना। तो इसलिए पहली बात तो इजी मनी के लालच में ना पड़े, क्योंकि इजी मनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं तो हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका कुल मिला के आपकी प्रतिभा और आपकी का जो हार्ड वर्क है वही आपको अल्टीमेटली पे करेगा। तो इसलिए, क्योंकि कई मैंने देखे हैं कि आपको वो इजी मनी वाला जो आपको रिक्रूट कर लेते हैं और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप इतने समय में इतना काम करिए, इतना टारगेट अचीव करिए, फिर धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। लोगों ने उसको अचीव करने के लिए इतनी मेहनत की और शायद पता नहीं इन्होंने क्या, उनका पूरा वो था स्कैम, कि अंत में उन्हीं के ऊपर पैसा कि आपके ऊपर इतना पैसा है क्योंकि आपने टारगेट अचीव नहीं कर पाया, लोगों ने सुसाइड की हैं। इतनी मैंने न्यूज़पेपर में और वैसे खबरें सुनी हैं कि लोग मतलब बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो इवेंचुअली हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, लिंक्डइन हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इजी मनी का अगर कोई आपको लालच दिखा रहा है तो आप समझिए 100% वो फेक है। तो मैम, जैसे आपने मेंशन किया कि हमें काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। मैम, अगर ऐसा किसी के साथ हादसा होता है, इफ समबडी बिकम्स अ विक्टिम ऑफ सच क्राइम्स, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि किस तरह वो रिपोर्ट कर सकता है आकर, और अगर रिपोर्ट होती है तो हमारे लिसनर्स आई एम श्योर ईगर होंगे ये जानने के लिए कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है वो किस तरह उस पर काम करता है। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इजी वे में हमारे लिसनर्स को प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, आपके साथ अगर कोई भी क्राइम हो, चाहे वो आपके साथ कोई इकोनॉमिक क्राइम हुआ है या कोई बॉडी क्राइम हुआ है, कोई आपके साथ मारपीट हुई है, लूट हुई है, या कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, किसी भी किस्म का क्राइम हो, तो उसके लिए हमारे पास हर जगह लोकल पुलिस स्टेशन है। एक तो सबसे पहली आप जहाँ पे रीच कर सकते हैं वो आपका लोकल पुलिस स्टेशन। आप स्थानीय थाने में जो भी आपके सबसे नज़दीकी है, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक उसमें होगा, स्पेसिफिक नेचर का अगर वो क्राइम है, तो लोकल पुलिस स्टेशन खुद आपको सजेस्ट करेगा कि आप इसकी रिपोर्ट इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में लिखा दीजिए, या आप लोकायुक्त के पास चले जाइए, और या फिर आप साइबर जो थाने हैं या साइबर थाने में चले जाइए, तो वो आपको गाइड भी कर देंगे। और लोकल पुलिस स्टेशन हर तरह का रिपोर्ट लिखने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, आपके पास आजकल ई रिपोर्ट है ना, आजकल आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप नहीं जा सकते हैं, कोई भी आपकी ऐसी परिस्थिति है कि उसमें आप रिपोर्ट लिखाने खुद नहीं जा पा रहे हैं, सो आजकल ऑनलाइन एफआईआर हो सकती है। यस, नंबर्स भी हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, पर कॉल पे आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है तो इधर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और आपको ऑनलाइन एफआईआर करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एफआईआर जब आप करते हैं तो उसमें आप ऑनलाइन एफआईआर तो हो जाएगी, लेकिन वो रजिस्टर तब होगी जब आप 48 आवर्स में वहाँ पर जाके आपको खुद वहाँ पे जाना पड़ेगा, खुद एक बार जाना पड़ेगा। हाँ, फिजिकली आपको यू हैव टू बी देयर, जिससे पता चले कि हाँ आप ही ने ये एफआईआर की है, किसी और ने आपका ईमेल आईडी इस्तेमाल करके ये ऑनलाइन एफआईआर नहीं की है। तो रेमेडीज काफ़ी सारी हैं, आप किसी भी लेवल पे जाके और आप उसको कर सकते हैं। कोई ऐसा क्राइम हुआ है तो डायल 100 आप तुरंत फ़ोन करके कि आप नहीं जा सकते तो पुलिस आपके पास आएगी। अगर कोई एकदम आपके घर में चोरी हुई है, लूट हुई है आपके साथ, या अन्य कोई अपराध हुआ है तो आप तुरंत डायल 100 बुला सकते हैं। अपराध चल रहा है उस बीच में भी, लड़की है कोई, उसको लड़कों ने घेर लिया, या वो अनसेफ फील कर रही है किसी भी जगह पे, या बिल्कुल तुरंत डायल 100 आएगी। और 100 नंबर हर जगह पुलिस का है ही। अगर आपको थाने का नंबर नहीं भी मालूम है तो आप कर सकते हैं उसको। That was very helpful, ma'am. Thank you so much.
और मैम यूजुअली क्या होता है, अक्सर जो उसके विक्टिम्स रहते हैं वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक स्टेटमेंट कहते हैं, और वो ये रहता है कि यार कंप्लेन करने से क्या होगा, सिस्टम ही खराब है। नहीं नहीं, तो मेरा आपसे ये सवाल है, आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, यू नो बेटर ऑब्वियसली, सो मैम माय क्वेश्चन इज कि क्या सिस्टम जेन्युइनली खराब है या फिर पब्लिक ही अवेयर नहीं है ज़्यादा? दोनों चीज़ें हैं। पब्लिक अवेयर नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन आप कितना भी अवेयर हो, इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपके साथ आप क्राइम को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। आप रोड पे जा रहे हैं, आप अवेयर हैं, लेकिन मान लीजिए 4 लोगों ने आके आपके ऊपर हमला कर दिया, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए अब पुलिस की व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है। अगर सिर्फ अवेयरनेस से काम चल जाता तो एक एक को अवेयर कर दिया जाता बचपन से, लेकिन अवेयर होने के बाद भी आपके साथ कोई भी क्राइम होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि क्रिमिनल्स तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। इसी सोसाइटी में हम आप भी रह रहे हैं, और इसी सोसाइटी का हिस्सा वे क्रिमिनल्स भी हैं जो तरह तरह के अपराध करते हैं। तो आपने 2 चीज़ें पूछी, तो अवेयरनेस की कमी भी है, ये भी बात सही है। जहाँ क्राइम अवेयर होने से कम हो सकते हैं, रुक सकते हैं, वहाँ अवेयर होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी अवेयरनेस की कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, या जिनकी पहुँच साइबर के, हाँ, साइबर अवेयरनेस सबके साथ आना उतना इतना कॉमन नहीं है, और उतना फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है जो, और एल्डरली जो पीपल हैं वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और ये भी है कि क्राइम तो फिर भी होगा, होते रहेंगे, होते रहे हैं, इसीलिए पुलिस और पूरा जो जुडिशरी है इसी के लिए है, पूरी हमारी जो न्याय व्यवस्था है, तो उसके लिए पुलिस अपना पूरा प्रयत्न करती है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि व्यवस्था खराब है, तो खराब में सेंस मैं उसको फिर भी आपकी बात से सहमत हो सकती हूँ कि हम खराब भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पुलिस जो फोर्स है वो है कम, एक जनसंख्या के आप अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो, और जितना क्राइम है उसके, हाँ, क्राइम रेट ज़्यादा है और पुलिस फोर्स कम है, तो हर जगह उसी टाइम में पहुंच जाए वो तो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए भी है। और बाकी जो सभी चीज़ें एक सोसाइटी की जो मेल फंक्शनिंग जिस तरह से होती है, या करप्शन और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो जैसे सब डिपार्टमेंट में है वैसे ही पुलिस में भी है, कुछ विशेष अलग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर टाइमली सूचना पहुंच जाए तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और मदद करती है। पर मैम हमारी जिम्मेदारी है कि हम रिपोर्ट तो करें। हाँ, वो तो करना चाहिए, बिल्कुल। ये नकार के काम नहीं चलेगा। सो मैम ये तो बड़ी सीरियस बातें हमने कही, आपने काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स को दी। अब एक क्वेश्चन है जो मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ आपसे जानने के लिए। Me being a poet myself, it's actually deriving a lot of curiosity. मैम आई नो कि आप सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हैं, you have massive contribution in the field of literature as well. आपने कई बुक्स हैं जो आपने पब्लिश की, you're an author, you're a poet. So मैम हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपने पब्लिश करी हैं, और इस सबको आप किस तरह बैलेंस कर रही हैं? ओके, सो अभी तक मेरी 5 बुक्स आ चुकी हैं, और हाँ, और सारी की सारी अलग अलग विधाओं में हैं। इसमें से 2 कविता संग्रह हैं, एक तुम जहाँ भी हो शीर्षक है, दूसरा पत्तियों पर कांपता कोमल गांधार जो अभी इसी साल आया है फरवरी में। और इसके अलावा एक ट्रैवलॉग है, यात्रा संस्मरण, खुश देश का सफ़र, जो मैंने भूटान का जो सफ़र किया था, यहाँ से भोपाल से भूटान बाय रोड गए थे। सो वो उस सफ़र को मैंने पूरा का पूरा इस किताब में, हाँ, यस। और इसके अलावा एक व्यंग्य संग्रह लिखा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, जिसमें सटायर्स हैं, या और एक शॉर्ट लव स्टोरी का कलेक्शन है, जिक्र यार चले लव नोट्स। तो ये ऐसे करके मेरी 5 किताबें अब तक आ चुकी हैं। और बाकी चलता रहता है लिखना। So ma'am, I was going through your Instagram page while I was preparing for the podcast. So I found one video of आयुष्मान खुराना। तो उन्होंने आपकी कुछ लाइंस नरेट की थी, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी वो लाइंस। आपने मस्क्यूलिनिटी पे बात करी और किस तरह टॉक्सिक मस्क्यूलिनिटी आपने सब कवर किया है, दैट इज रियली ब्यूटीफुल। एक्चुअली रिमाइंडेड मी बिकॉज पीछे ही अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आयुष्मान खुराना के हमारे रिदम वाले लोगों से मुलाकात हुई थी, तो उनका फोटो पीछे लगा हुआ है, तो इट एक्चुअली रिमाइंडेड मी। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। द लाइंस वर रियली ब्यूटीफुल, सो आई रियली लव योर वर्क। थैंक यू सो मच। सो मैम एक और सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, वो ये था कि मैं जानती हूँ कि ये जो 2 रोल्स हैं वो दे आर एक्सट्रीम्स इन देमसेल्व्स, मतलब
एक जो पोएट वाला रोल है वो काफ़ी सॉफ्टनेस मांगता है, थॉटफुलनेस मांगता है, ऑब्जर्वेशन मांगता है. ऑन द अदर हैंड वाइल योर रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर इट मीन्स अ लॉट ऑफ रफनेस एंड टफनेस. तो माय क्वेश्चन इज आप इतना संजीदगी से किस तरह दोनों को बैलेंस कर रही हैं? ओके, तो पहले मैं ये बता दूं कि ये भी एक बहुत बड़ी गफलत है कि पुलिस की नौकरी जो है इट्स ऑल अबाउट बीइंग रफ एंड टफ. ओके, सो ठीक है, रफ एंड टफ हम उस मायने में कह सकते हैं कि हमको 24 आवर्स ड्यूटी करनी होती है, तो हमको फिजिकली फिट होना पड़ता है, चैलेंजेस को मेंटली भी फिट होना पड़ता है कि हम जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे मीट कर सकें और उनका सामना कर सकें. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि पुलिस में और ऐसी तमाम नौकरियों में जहाँ पे हमको जनता से सीधी बात करनी होती है और जनता के साथ हमारा सीधा कनेक्शन है, वहाँ पे हमको बहुत एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है. क्योंकि हमारे पास सारे विक्टिम्स आते हैं जो तरह तरह से परेशान हैं, सालों से परेशान हैं, और हमारे पास वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ से उनको हेल्प मिल जाएगी. तो अगर हम उतने रफ एंड टफ और उतने जितना मतलब अगर हम इनसाइड इतने हार्ड होंगे, है ना, और एम्पैथी लेवल बहुत कम होगा, तो हम उनकी बात भी नहीं सुन पाएंगे. उनको हमसे, क्योंकि पहली लोगों को जो एक रिलीफ मिलती है वो इससे मिल जाती है कि किसी ने मेरी बात सुन ली. एक जो प्रॉपर लिसनिंग है, तो आप उनकी बात सुने. एग्जैक्टली. तो वही मैं बोल रही हूँ ना, तो आपको एम्पैथेटिक होना और हृदय से जिसको बोलते हैं सॉफ्ट होना और कोमल होना बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स विक्टिम. जब हम बात करते हैं कि हमें विक्टिम से कैसा व्यवहार करना चाहिए या आम जनता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों की शिकायत यही तो होती है ना कि पुलिस अच्छे से व्यवहार नहीं करती, है ना. सबसे ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि गाली देती है, अच्छे से बात नहीं करती. तो क्रिमिनल्स के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो वो एक अलग बात है, लेकिन आम जनता के साथ और जो विक्टिम्स हैं, यस, उनके साथ आपको डीपर लेवल पे कनेक्ट करना है, तो यू हैव टू बी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड. तो इसलिए मुझे तो लगता है कि पोएट के रूप में और पुलिस ऑफिसर के रूप में वो हार्ट एक ही है. हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं है. और बल्कि ये भी हुआ है कि पुलिस विभाग में रहते हुए मुझे मदद ही की है लिखने में, क्योंकि इतने सारे अनुभव हुए, इतना सारा जो पॉवर्टी देखी, इतना दुख देखा ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको पोइट्री में या स्टोरीज में या इवन सटायर में वो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होता है. तो इसलिए दोनों चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए तो कम से कम कोई मुश्किल नहीं होता है. That's beautiful, ma'am. But this is a very personal question. Yeah, sure. Which of your profession is more closer to your heart? Both. That's a very difficult question. Yeah, it's a very difficult question. क्योंकि दोनों ही मुझे अलग किस्म का सेटिस्फेक्शन देते हैं. लिखने से एक अलग किस्म का सेटिस्फेक्शन होता है, और जब मैं काम करती हूँ फील्ड में और वहाँ जब लोगों की मदद कर पाती हूँ अपने पद पर रहने के कारण, तो वो मुझे एक अलग किस्म का सेटिस्फेक्शन देता है. तो मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं. सो मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लिटरेचर से भी आपका लगाव है और सिविल सर्विसेज में तो आपने अपनी दिखाई ही है अपने टैलेंट. तो मैम, मैं आई एम श्योर कि मेनी ऑफ आवर लिसनर्स मस्ट बी अडोरिंग यू, मस्ट बी लुकिंग एंड अडोरिंग यू. तो मैम, मेरा सवाल ये है कि उनके लिए जो परस्यू करना चाह रहे हैं, मे बी सिविल सर्विसेज या फिर लिटरेचर में ही अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? चाहे किसी भी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना हो, सबसे पहली चीज़ है उसमें कि आप अपनी फील्ड की नॉलेज कितनी है आपको. ठीक है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो फिर पहले अगर एक काम कर रहे हैं तो पहले उसमें अपना 100% दें, क्योंकि करियर बनाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. और चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपनी कमाई, अपना कमाना सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना ही चाहिए. उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं. आज मैं लिख पा रही हूँ एकदम फ्री होके, वो इसलिए क्योंकि मैं इस चिंता में नहीं हूँ कि मेरा घर कैसे चलेगा, है ना. तो जब आप एक तरफ से चिंता मुक्त हो जाते हैं, तब आप अपनी हॉबीज पे या फिर जो आप करना चाहते हैं उस पे आप पूरा अपना फोकस कर सकते हैं. हाँ, बिना रिजल्ट की चिंता किए. अगर आपने एक किताब लिखी, मान लीजिए वो अच्छी नहीं चली, और वैसे भी किताबों में आप कह नहीं सकते कि आपको उतनी सक्सेस कब मिलेगी कि जब आप चेतन भगत बन पाएंगे. ओके, हो सकता है आपका नाम हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाखों किताबें बिकें, क्योंकि अगर आपको रॉयल्टी चाहिए उससे, तो आपकी लाखों किताबें बिकनी चाहिए, है ना. तो इसलिए करियर के रूप में जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसमें अपना 100% दीजिए.
आप पूरा अनुशासन से, मेहनत से सबसे पहले अपना करियर बनाइए, और उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि आप 2 चीज़ें अगर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। और आजकल तो अगर आप राइटिंग में भी करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किस तरह से राइटिंग करें, किस तरह से पब्लिशर को अप्रोच करें, किस तरह से अपनी किताबों का प्रमोशन करें। वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और फोकस्ड आपको फिर उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। यस, वो तो ज़रूरी है ही, कंसिस्टेंसी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम आपने एक बड़ी सी मिस्ट्री का आज वो खोल दिया है राज, और वो यह है, लोग अक्सर जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अगर वो दूसरी कोई भी पेरेंट्स या मे बी किसी भी इशू की वजह से वो कोई दूसरी फील्ड परस्यू करते हैं तो उनमें एक वॉइड रह जाता है कि यार मुझे वो करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मुझे ये करना पड़ा। तो वी कैन डू बोथ, ऐसा नहीं है कि कुछ कर सकते हैं। अब मैं तो नौकरी के साथ, यस 25 साल मेरी नौकरी को हो गए, उसके अलावा मैं लिखती तो हूँ ही, लिखने के साथ बहुत ट्रैवल करती हूँ, और ट्रैवलिंग के साथ मैं एक बर्ड फोटोग्राफर भी हूँ। तो बर्ड फोटोग्राफी इतनी ज़्यादा करती हूँ कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी अलग अलग किस्म की बर्ड्स होती हैं तो मैं जाती हूँ और उनको क्लिक करती हूँ। तो मतलब मैंने इसके साथ रहते हुए नौकरी के साथ में करीब 250 से ज़्यादा स्पीशीज़ की बर्ड्स का अभी तक क्लिक कर चुकी हूँ। तो आप अगर करना चाहें तो 24 आवर्स ही हैं सबके पास, इससे ना कम है ना किसी को ज़्यादा है, सबको बराबर मिला है। तो अब आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। आप बैठे बैठे लोग आजकल रील्स ही देखते रहते हैं, वो कितना वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप अगर टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप सारी चीज़ें एक साथ भी कर सकते हैं। मैम आपकी जर्नी में टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए तो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सबके लिए होना चाहिए, सभी के लिए होना ही चाहिए। दैट्स ट्रू। सो मैम लास्ट क्वेश्चन है एक, और वो ये है कि मैम आई नो दैट द फील्ड दैट यू आर वर्किंग इन इज़ अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, यहाँ पे मेजॉरिटी में मेल ऑफिसर्स ज़्यादा हैं। तो मैम माय क्वेश्चन इज, एज अ फीमेल ऑफिसर यू मस्ट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, यू मे बी फेसिंग राइट नाउ एज वेल। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि इन चैलेंजेस को आप किस तरह फेस कर रही हैं, किस तरह टैकल कर रही हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये तो है ही, आप हर जगह थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो देखेंगे ही, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, मेल एंड फीमेल के बीच में, है ना। और हमारे यहाँ अगर बोलें कि अनफॉर्चुनेटली फीमेल जब नौकरी करने बाहर निकलती हैं, ठीक है, तो उनको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की रहती है और बाहर भी काम उनको ज़्यादा करना, बाहर का काम करना ही है उनको। तो इस तरह से वो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो अपने काम को बहुत, जो एक पुरुष के ऊपर जितना वर्कलोड है उससे ज़्यादा वर्कलोड उनके ऊपर आ गया है, और उसके बाद भी उनको पुरुषों से कमतर ही आंका जाता है किसी भी फील्ड में, है ना। इन टर्म्स ऑफ आउटपुट ले लो, या फिर पुलिस की फील्ड में ही देखो तो अरे कई बार ये कहना होता है कि अरे महिलाएं तो जल्दी चली जाती हैं, उनको तो चाइल्ड केयर लीव भी लेनी होती है, उनको फलानी लीव भी चाहिए, वो जब देखो तब लीव पे रहती हैं, शाम को 5 बजे ही उनको घर जाना रहता है। तो मेरा ये कहना है कि आप उनको एम्पैथी से देखें। अगर आपको एक पुरुष को शाम को घर जाके अपने सास ससुर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है, तो कैसे करेगा वो व्यक्ति। और अगर बच्चा छोटा है तो पुरुष तो नहीं करता ना देखभाल तो महिला के हिस्से में ही आती है, तो चाइल्ड केयर लीव भी वो लेगी क्योंकि उसको अपने बच्चे भी देखने हैं। सो मुझे लगता है कि पुरुषों को यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड कंसिडरेट होना चाहिए, और एक स्त्री के जूते में पैर डाल के देखना चाहिए, खुद वो काम करके देखें कि सुबह से आप जब बच्चों को स्कूल भेज के, खाना बना के, और उसके बाद आप ऑफिस आते हो या किसी भी जगह जाते हो, और उसके बाद शाम को फिर आपको उसी काम में लगना है। तो बल्कि मेरा तो ये कहना है कि जब वो वर्क डिवीजन तब सही था जब महिला घर में रहती थी, पुरुष बाहर रहता था, है ना। तो बाहर का काम पुरुष के हिस्से, घर का काम महिला के हिस्से, तो वो एक जस्टिफाइड था। लेकिन जब महिला बाहर निकल गई है और वो नौकरी कर रही है, तो पुरुष को भी अंदर आके किचन में बिल्कुल मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यस एग्जैक्टली, वुमेन इज कंट्रीब्यूटिंग एज वेल। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि इसमें किचन में और घर के काम में भी इक्वल अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। तो तभी तो जेंडर इक्वालिटी आएगी ना। अभी कहाँ है,
जेंडर इक्वलिटी ओवरलोड हो रही है, ओवरलोडेड है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। Absolutely, ma'am. That's a very powerful statement you've made, and I'm pretty Thank sure you. a lot of little girls are looking up to you right now. Thank you so So, much. ma'am, this brings us to the end of the podcast. Now, is there a message you'd like to give to our listeners? खुश रहिए, जो आप करना चाहते हैं उस पर फोकस रहिए, मेहनत कीजिए, और देन स्काई इज द लिमिट, उड़िए। Sky is the limit. So, ma'am, thank you so much for your valuable time. It थैंक truly यू, means थैंक us यू a lot. फरजीन, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और आपसे बात Likewise, करके। ma'am. थैंक यू सो मच। And of course, thank you so much to our listeners for tuning in with us. इसी के साथ अब मेरा आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, बट आप कहीं मत जाइएगा, because I'll be back again with another phenomenal personality, another phenomenal podcast real soon. Till then, stay happy, stay safe, and keep on watching the BSS Rhythm podcast. This is RJ Farzeen signing off. BSS Rhythm.